All right, so good evening, all of you. Welcome you all to CSE Edge and Socratic Debates Telegram channel. So this is the second lecture of PYQ Geography. In the last lecture, we had discussed 2021 geography questions, and today we'll be discussing 2020 geography questions. The aim of the session is not only to do more number of questions, but rather increase the quality of our discussion and try to touch upon as many peripheral topics as we can. The aim is not to just read statement and answer true or false. It is to understand the question concept and conceptualize it. Try to see what else can be asked by UPSC next attempts. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस. नवीन सर प्लीज गो अहेड. ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है अपन का. रिवर दिया है और कहाँ पे गिरती है. अरे क्या हो गया. मैकोंग दे रखे उन्होंने, अंडमान सी, थेम्स, आयरिश सी, वोल्गा, कैस्पियन, जम्बेजी, इंडियन ओशन. बताओ फिर मैकोंग कहाँ पे है, कहाँ से क्या निकलती है, बताओ. मेकोंग तो सब चाइना से निकलती है और इंडो चाइना रीजन यानी हर जगह से पास करती है. म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और वो वियतनाम. तो ये गिरती है साउथ चाइना सी में. ठीक है. इंडो चाइना बोलते हैं उस रीजन को. इंडो चाइना जो रीजन है वहां से पूरा पास होती है और साउथ चाइना सी में गिर जाती है फाइनली. हाँ सही है, साउथ चाइना सी में दिखा रहा है. हाँ ठीक है, तो ये गलत है ना. अंडमान सी तो इस तरफ हो जाएगा. वन हट गया. हाँ ठीक है. अंडमान सी हो जाएगा साउथ चाइना सी से इस तरफ, यानी इस्थमस जो करा इस्थमस है वो दोनों को अलग करता है. KRA करा इस्थमस. ठीक है. फिर ये क्या नाम है, थेम्स, आयरिश सी. थेम्स तो ऊपर गिरती है ना, क्या नाम, नॉर्थ सी में गिरती है ज्यादा, मुझे याद है. थेम्स तो राइट सर, वो इंग्लैंड की कोई रिवर है, इंग्लैंड से पास होती है. थेम्स नदी इंग्लैंड थेम्स नदी पे सिचुएटेड है. लंदन जो है उसी पे, जैसे कंट्री का कैपिटल है. तो ये तो वही हो गया. नॉर्थ ईस्ट ही होना चाहिए. बहुत टफ क्वेश्चन था. चेक करता हूँ. तो वन हटा दो तो थर्ड तो सही है, थर्ड ऑप्शन. और फोर्थ देख लो सही है या नहीं है. वन गलत हुआ तो ऑटोमेटिकली सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया. इसलिए अब थर्ड और फोर्थ देखो, तो थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है. फोर्थ भी सही है. मैपिंग कर लिए थे वो एक दिन, अफ्रीका का रिवर्स. तो जाम्बेजी रिवर वो इधर की तरफ गिरती है, इंडियन ओशियन में. हाँ ये अफ्रीका की जम्बेजी इधर गिरती है. हाँ सर वोल्गा मतलब मुझे लगा था कि पता नहीं किस साइड है. पहले तो मुझे वोल्गा मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर जाके कहीं गिरती है. नहीं कैस्पियन सी में. जाम्बेजी इंडियन. ओके रशिया से थे. ठीक है. ऐसी हमने अभी एक रिवर पढ़ी थी, अमूल दरिया. वो अरल सी में जाके गिरती है, ऊपर जाती है. ओके. वोल्गा लेकिन ये ऊपर से यूरोप से आती है. अफगानिस्तान बॉर्डर वाली बोल रहे हैं क्या? अमूल दरिया अफगानिस्तान वाली. वोल्गा का कंफ्यूजन है ना. राइट सर. तो फोर ओनली का ऑप्शन है ही नहीं. थेम्स जो रिवर है ना वो आयरिश में नहीं गिरती, वो नीचे गिरती है यार. वो नॉर्थ सी में भी नहीं गिरती है. गूगल पे कुछ और दिखा रहा है उसका. आयरिश सी है किधर सर ये? आयरिश सी के वेस्ट में होगा आयरिश सी. इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में. तो हाँ उधर नहीं गिरती है सर, ये इधर गिरती है नॉर्थ सी में. ये गिरती है. रुको. एक इंग्लिश चैनल है, एक नॉर्थ सी है. इन दोनों को डिवाइड करने वाला ड्रेक चैनल है. ड्रेक चैनल से जस्ट ऊपर थेम्स रिवर का फॉल होता है. हाँ वही दिखा रहा है यार मैप में. तो तब तो नॉर्थ सी होना चाहिए ना नवीन सर. हाँ तो इसलिए ही तो गलत है ना ये. ये क्या नाम है जो चैनल है ना, इंग्लिश चैनल, स्टेट ऑफ डोवर, यहाँ दिखा रहा है इसका.
राइट वाश सर। बेसिन से दिखा रहा है। हाँ, अब तो तो ये नॉर्थ उसी सी, का पार्ट है। हाँ नॉर्थ सी का पार्ट बोल सकते हो, दिख तो ये रहा है। वही इंग्लैंड फ्रांस के बीच में जो कुछ भी होता है ना वहां गिरता है, if I'm not wrong। वो कुछ भी बोलो आप, वोल्गा तो होता क्लियर है है, वहां हाँ पर। वो। और आपको वो पता होगा ना कि एक अंडरग्राउंड, एम आई ऑडिबल? हाँ यू आर ऑडिबल। अंडरग्राउंड एक रेलवे है, वो डोवर चैनल के थ्रू, स्ट्रेट ऑफ डोवर से ही जाती है वो। ओके ठीक है। आपने इसको ड्रेक भी बोला क्या? ड्रेक तो नहीं है ना? सॉरी, डोवर, डोवर गलत हो गया। ड्रैग हाँ, किधर है? ड्रेक वैसे अलग है, अलग है वो। हाँ, इसीलिए मैं ड्रैग। सोचा कि ड्रेक क्यों बोल रहे हैं। अच्छा, ओके सर, देखना सॉरी। पड़ेगा वो भी। ड्रेक है लेट मी लेकिन सी। अलग है। ये रशिया की डोन रिवर है ना, वो भी इधर आती है, क्या नाम है, अरेबियन, ये कैस्पियन सी में। कौन सी सर? डोन रिवर, DON, डोन डोन। रिवर ऑफ रशिया। अच्छा, ड्रेक पैसेज वो है सर ये, जो साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका को डिवाइड करता है। हाँ हाँ, अब सही है, अब ठीक है, राइट। वही है। कंफ्यूजन सर, वर्ड्स में कंफ्यूजन हो गया। एक करेक्शन है, जो डोन रिवर है वो अजोव में गिरती है, जो ब्लैक सी का पार्ट है ना, वोल्गा में गिरती है कैस्पियन सी में, ठीक है, याद रखना इसको। कौन रिवर सर? डोन रिवर, DON, डोन, रशिया की है ना ये। तो ये ब्लैक हम्म। सी, अच्छा अच्छा। अजोव सी में, सी ऑफ अजोव, छोटा सा सी है, वहां गिरती है। और वोल्गा रिवर है, ये हाँ कैस्पियन हाँ। सी में। ठीक है सर। हो गया ना, बाकी तो मैकोंग हो गया अपना साउथ चाइना सी में, थेम्स हो गया नदर्न सी है जो, वोल्गा तो ठीक है, बेजी भी ठीक है, चलो ये आगे। मैं एक्चुअली इस क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा डाउट में आ गया था कि जाम्बेजी इंडियन ओशियन में, ये कैसे लिंक किया आप लोगों ने कि सही है? यार ये मैंने ये देखा, जो अफ्रीका का, जो साउथ अफ्रीका का इलाका है ना, वो टिल्टेड है इंडियन ओशन की तरफ, वो बैंड सा बना ओके। हुआ है। मतलब ध्यान से पढ़ोगे ना आप 6th 10th और NCERT में, तो उसमें ये दिया हुआ हम्म। है tilted है। तो जितनी भी रिवर है ना अफ्रीका की, वो उधर गिरती है, ऑरेंज होगी, जैम्बेजी हो गया, ये इंडियन ओशन में गिरती है, ऐसा कुछ है शायद। मतलब इट्स लाइक वेस्टर्न घाट जैसा अटलांटिक ओशन डिवाइडेड में है। भी तो कुछ रिवर गिरती होंगी ना? हाँ कुछ ऐसा राइट। ही, हाँ कुछ ऐसा ही सीन है उधर का। राइट सर, ओके ओके। ठीक, आगे बढ़ते हैं सर। स्टील स्लैग दिया है ना, कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग: कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सोयल, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। ये तो नहीं सुना यार मैं कभी। अगर तुक्का मारना हो तो मैं ऑल मारूंगा। हाँ सर, तुक्का इधर तो वो कैन वर्ड यूज कर दिया ना सर उन्होंने। हाँ। एनवायरमेंट पोल्यूशन का सर ये टॉपिक है। आयरन एंड स्टील स्लैग दिया रखा है इन्होंने यार कुछ। इन्होंने क्या आंसर दिया है इसका? ऑप्शन 4 ही दिया है इसका। की पॉइंट्स ये हैं, बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टील मेकिंग है ये। हम्म और एसफॉल्ट रोड। यार एसफॉल्ट। बाय द वे इसका ऑफिशियल आंसर चेक कर लीजिएगा ना, बायजूस वालों ने पता नहीं कौन सा दिया है, 2020 का है ना, ये तो इसका ऑफिशियल आंसर के आगे है मैं ना इधर शायद। आंसर की खोल लेता हूँ, कोई उधर क्वेश्चन नंबर बता दे मुझे कोई, देख के। ई में क्वेश्चन नंबर 96 था। एक मिनट। हाँ सर, क्या बताया सेट बी में? क्वेश्चन नंबर 96। डी है इसका सर आंसर। ठीक है ठीक है। होता है क्या, ये कहाँ से क्या निकलता है, थोड़ा देख लो भाई इसका।
ये जल्दी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, मैं गूगल कर रहा हूँ ना, जब भी नहीं आ रहा भाई। ये पता नहीं कहाँ से उठाया इन्होंने, यूपीएससी वालों। बाय प्रोडक्ट होता है ये तो पता है, स्टील मेकिंग के टाइम, ठीक है। प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ मोल्टन स्टील फ्रॉम इम्प्योरिटीज इन फर्नेस, वहां निकलता स्टील स्लैग। ये फ्लाई ऐश टाइप लग रहा है, जैसे फ्लाई ऐश हम उसमें करते हैं ना थर्मल में, वैसे स्टील में हमें ये मिलता है, स्टील स्लैग। द स्लैग occurs as a molten liquid is a complex solution of silicate oxide और फिर स्टील एक्चुअली सिलिका मतलब जो एसिडिक सोइल होती है वो लैक्स सिलिका, और तो जो स्टील स्लैग होता है वो सिलिका रिच होता है। तो एसिडिटी को, सोइल एसिडिटी को मतलब कम करने के लिए स्टील स्लैग का यूज किया जाता है। हाँ लिखा हुआ है, स्टील स्लैग्स कैन बी यूज्ड इन सेवरल एक्टिविटीज सच एज कंस्ट्रक्शन एंड पेविंग, also used in the agriculture sector due to its ability to correct soil acidity as it contains some nutrient for plants and also as a silicate fertilizer that is capable of providing silicon to plants। ये दिया हुआ है भाई। एग्रीकल्चर में तो एप्लीकेशन इसका ये है, कंस्ट्रक्शन में भी हम कर सकते हैं, जैसे फ्लाई ऐश करते हैं ना रोड वोड बनाने में, राइट इसको सर। भी कहीं भी चिपका सकते वो हैं। ये खाली कुछ माइंस है, मतलब जो माइनिंग हो चुकी है जिस जगह की, उसको फिल करने के लिए यूज किया जा सकता है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका मतलब कुछ परसेंटेज अलाउ कर दिया है, क्योंकि सीमेंट मतलब क्या सिलिका रिच ही होता है, तो ये भी सिलिका रिच है, तो इसलिए। एम्बैंकमेंट इंजीनियर फिर, हाँ जो बोल रहे हो आप, हाईवे शोल्डर हॉट मिक्स ऑफ एसफाल्ट पेवमेंट। एसफाल्ट क्या होता है ये? एसफॉल्ट रोड मटेरियल है सर ये। एसफॉल्ट बिटुमेन भी ये सर, ये वाला जिसकी रोड बनती है उसे एसफॉल्ट ही बोल रहे हैं। आल्सो नोन एज बिटुमेन इज ए स्टिकी ब्लैक हाईली विस्कस लिक्विड और सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम। द प्राइमरी यूज ऑफ एसफॉल्ट इज इन रोड कंस्ट्रक्शन। तो ये बोल रहा है स्टील स्लैग को एसफॉल्ट बना सकते हैं बाय यूजिंग सम बाइंडर्स और सम केमिकल्स। जब वो एसफॉल्ट बन जाएगा तो फिर उससे रोड बन जाएगी। हाँ ठीक है, वो रोड पे लोग घुमाते वो काले रंग का वो लिक्विड डाल के, वो बोल रहे हो ना? राइट सर, राइट सर। ये पाउडर फॉर्म में आप देख रहे होंगे, ये है सर एसफॉल्ट, पाउडरी। हाँ देख लिया, ठीक है। में डामर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हाँ हैं? डामर वर्ड है, इसका लिक्विड फॉर्म डामर हो जाएगा। राइट सर। हमारे इधर तो तारकोल वगैरह बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं। नदन डामर तो सर मैं तारकोल भी सुना था, डामर भी सुना, दोनों ही वर्ड सुने। डामर का लिक्विड फॉर्म है, जब रोड बन जाता है तो उसके ऊपर टारकोल डाला जाता है उससे फाइनल आई थिंक बाइंड करने के लिए, ताकि वो निकले ना बाहर। है बहुत स्टिकी रहता है वो। हाँ आप तो तीनों एप्लीकेशन होगी ना, रोड में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कर सकते हैं और प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट में, क्योंकि सिलिका वगैरह रहता है तो वहां भी चिपका सकते हैं ना इसको। राइट। ठीक है अगले चलते हैं। कोयल के बारे में दिए, इंडियन कोयल की कुछ करेक्टरिस्टिक है, देखो भाई। कोल एश कंटेन्स आर्सेनिक, लीड, मरकरी। हाँ होता ही तो। कोल फायर्ड पावर प्लांट रिलीज SO2 and oxide of nitrogen in the environment, ठीक है। हाई एश कंटेंट इज ऑब्जर्व इन द इंडियन। थर्ड तो पक्का, क्योंकि अपने की डिसएडवांटेज यही है ना कि मॉइस्चर और ये कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और सल्फर भी, सल्फर का भी डिसएडवांटेज है ना, बोलते रहते हैं। और फर्स्ट भी चाहिए सर। हाँ इस पे कुछ गूगल वगैरह करना है क्या? नहीं सर जरूरत नहीं है। अपने यहाँ जो कोल होता है बिटुमिनस होता है ना सर, उसमें कोल एस कंटेंट देख रहा था मैं, कितना होता है लगभग, आई थिंक 40% होता है क्या उसमें एस कंटेंट? हाँ कम रहता है यार, एंथ्रासाइड में 90 रहता है, इसमें 60-40 इसके लग रहा है शायद मुझे, 70 के आसपास। अपने यहाँ पे एंथ्रासाइड जम्मू कश्मीर में होता है बस, और कहीं नहीं होता। कितना 85 है क्या? वो सर एस कंटेंट अबाउट 17% बोल रहा है, लेकिन मैं कार्बन कंटेंट देख लेता हूँ, वो है बेटर इंडिकेटर आई थिंक। 60-20 दिखा रहा है ना? 60 to 80 राइट सर। इसके बाद इसमें एसिड हैं और इम्प्योरिटीज हैं, इसका मतलब 60% या 70% जो भी है।
और जबकि एंथ्रासाइट में 90% के आसपास लगभग कार्बन होता है। तो इसलिए मतलब बिटुमिनस में देखा जाए 60 से 80% ये हो गया कार्बन, 6 से लेके 12% एस कंटेंट हो गया, और कुछ हीट कंटेंट एक बाकी कुछ चीजें फिर से। इंडिया में कहाँ है ये कोल? कौन कौन से मेन एरिया? कोल बेल्ट है। अभी हमने ज्योग्राफी में किया था ना, गोंडवाना राइट से। हाँ, झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ बंगाल, उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ साइड में भी है, गोवा में भी है ना थोड़ा सा। हाँ सर, साउथ इंडिया में भी रेंज है ना सर? हाँ, ये नहीं है ना, तभी तो कोल माइन स्टार्ट करने के लिए इतना वो चल रहा है। 100% होगी उधर। ये है ना, एक तमिलनाडु में भी है ना लिग्नाइट वाला, लिग्नाइट है ना, निवेली लिग्नाइट, निवेली वाला एरिया जो आई थिंक। हाँ वहाँ भी है। हाँ है, तमिलनाडु में भी है, सही बात है। ये PMFIAS का है, कुछ मेजर कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया। एक तो ये हो गया रानीगंज से लेके झरिया बोकारो वाली बेल्ट, मतलब ये सर इधर शुरू हो जाती है MP बॉर्डर से, झारखंड होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए आसाम पहुंच जाती, मेघालय भी जाती है, मतलब पेनिसुलर इंडिया टाइप, और फिर आसाम के ऊपर तक पहुंच जाती है ये बेल्ट। छोटा नागपुर प्लेट्यू स्टार्ट होके पेनिनसुलर तक है। हाँ, आसाम के मतलब सर उधर तक है, डिगबोई वगैरह तक आई थिंक पूरा। हाँ वहाँ पे भी है, मेघालय आसाम में भी है, छोटा नागपुर वाला प्लेटू है, और नीचे अपना तेलंगाना आंध्रा सब आ जाता है इधर। महाराष्ट्र का भी कुछ एरिया है, गोवा में भी है थोड़ा बहुत, तमिलनाडु में भी जो आप बोल रहे हो वो है, लिग्नाइट है वहाँ पे थोड़ा। राइट सर। राजस्थान में भी मिल जाता है भाई, थोड़ा बहुत लिग्नाइट दिखा रहा है, गुजरात में भी है, और ऊपर जम्मू कश्मीर में वो एंथ्रासाइट है। कालाकोट करके जगह का नाम है ना सर जम्मू कश्मीर में? वही कालाकोट। गोवा याद रखना, क्योंकि ये हम लोग तो सोचते नहीं है, बट गोवा में है, राजस्थान में भी है। राजस्थान में हर चीज होती है, यूरेनियम भी मिलता है इधर, ऐसा लगता कुछ नहीं है बट है इधर भी। ठीक है, गुजरात में भी है, ऊपर जम्मू कश्मीर में तो है ही है। राजस्थान में यूरेनियम इधर की तरफ मिलता होगा सर आई थिंक, जो अरावली हिल्स हैं। हाँ इधर ही है, बहुत कम मिलता है बट मिलता जरूर है इधर भी। क्योंकि उसका जियोलॉजिकल जो फॉर्मेशन है वो उसी टाइम का है ना, पास्ट का काफी। तो एक चीज और याद रखिएगा कि इस बार पल्सेज और ऑयल सीड्स में राजस्थान ही आगे हैं। पल्सेज और ऑयल सीड्स में, ऑयल सीड्स इस बार मतलब 2020-21 में ना सर? 21-22 20-21 में, 20-21 में। ओके, इस बार की इकोनॉमिक सर्वे से देख के बताया सर आपने? क्या सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है क्या वहाँ पे पल्सेज का? हाँ इस बार मतलब वो पहले मध्य प्रदेश था, इस बार राजस्थान आ गए। ये डाटा सर आपका इकोनॉमिक सर्वे से है क्या? नहीं सर, इकोनॉमिक सर्विस नहीं, मतलब रेंडमली सर्च है नेट पर ही। ओके सर। हाँ चलो, बायोचार इन फार्मिंग। बायोचार इस बार नवीन सर काफी मतलब ये क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन ओरिएंटेड है क्वेश्चन। अभी तीनों क्वेश्चन अपना उस स्टील स्लैग पे आ गया, एस कंटेंट पे आ गया, ये बायोचार भी लगभग उसी लाइन पर है। कैन बी यूज एज ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग, पहला है। वर्टिकल फार्मिंग क्या होता है? वर्टिकल फार्मिंग मतलब स्लैब्स बना देते हैं, उस पे एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है जैसे फील्ड नहीं होते, उसमें फील्ड भी होते हैं लेकिन स्लैब्स या लकड़ियां लगा देते हैं, फिर ऊपर बेल जाती रहती है सीधी सीधी, कुछ इस टाइप का है सर। एक बिल्डिंग भी कह सकते हैं, जैसे कि एक बिल्डिंग है उसमें हर फ्लोर पे पौधे लगा दिए। अच्छा, तो वो भी एक वर्टिकल टावर हो गया। तो ढूंढना है सर, पहले क्वेश्चन पढ़ना क्या करना है सर? निकाल लो यार, निकाल लो, फोटो वोटो देख लेते हैं ना उसका। हाँ। थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। ये जैसे अंबानी का घर बना हुआ है आई थिंक। वर्टिकल फार्मिंग इज वन सच सॉल्यूशन दैट बीन इम्प्लीमेंटेड अराउंड द वर्ल्ड। By vertical farming, food crop can be cultivated easily in urban areas by planting in vertical stacked layer in order to save space and use minimal energy and water for irrigation. इमेज पे करो।
हाँ क्या सर? हाँ ठीक है, इमेज पे देख रहा हूँ। हाँ ठीक है, कोई एक हाँ इमेज दिखा। वही सर, वो काफी सारे स्टैक्स बना दिए, वर्टिकल स्टैक्स, और ठीक है उस पे ठीक। ये कुछ बिल्डिंग्स में भी किया हुआ है, आई थिंक ऐसा। हम्म, एक फार्मिंग और होती है आई थिंक, जहाँ खेतों में लकड़ियां वकड़ियां लगा देते हैं और बेल वेल काफी ऊपर तक चढ़ जाती हैं। वो यार अलग होता है, वो ये नहीं होती शायद ना। वो अलग होगा सर, राइट से। बायोचार क्या होता है सर? हाँ, ये कार्बन कंटेंट में हाई रहता है यार, ये निकलता है ऐसे थर्मल वर्मल से, एक एक पायरोलिसिस टाइप प्रोसेस। मुझे लगता है मैन्यूर हो गया सर ये, मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर टाइप है। हाँ, बायोचार इज ए हाई कार्बन फाइन ग्रेन रेजिड्यू दैट इज करंटली प्रोड्यूस्ड थ्रू मॉडर्न पायरोलिसिस प्रोसेस। ओके दिया हुआ ओके। पायरोलिसिस दिया हुआ है कि डायरेक्ट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ। पायरोलिसिस प्रोसेस। मतलब हम बायोमास को जलाते हैं ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। इट प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स लाइक बायोचर, लिक्विड सॉलिड तीन एक चार तरह फॉर्म से आप होते हैं। राख बोल सकते हैं, जो बायोमास को जला के राख होता है ना, वो राख होता है। सोयल राख का फर्टिलिटी। रो फॉर्म हो गया सर एक तरीके से। राख तो मतलब कंप्लीट कंबशन के बाद आ जाता है। जो हाँ हाँ। बायोचार है वो एक तरीके से इन मतलब एनोर्बिक कंडीशन में उसे पायरोलिसिस किया गया है, और हल्का सा मतलब वो इतना राख तो बिल्कुल ड्राई हो गया, वो इतना ड्राई नहीं राख होगा, उसमें ह्यूज कंटेंट ऑक्सीजन वगैरह की होगा। राख तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ना अपना, ये अलग है हाँ थोड़ा। राइट सर। इससे क्या होगा, सोयल की फर्टिलिटी बंद होगी, इंक्रीज होगी, जो एसिडिक होगा, ये लिखा हुआ है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर थिंग, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सोयल बोर्न डिजीज, ये करता है इसका। अदर बेनिफिट ठीक है, है। जैसे कार्बन सिंक के लिए काम कर सकता है ये, सोयल में अमेंडमेंट करेगा, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी बढ़ा देगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला बोल रहा है कि वर्टिकल फार्मिंग में होगा ये, ठीक है, डाल सकते हैं इसको। मैंने बायोचर इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम, इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो। हाँ माइक्रो करता है ये। ऑर्गेनिज्म। ठीक है, काम यही होता है ना। मैंने बायोचर इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम, इट एनेबल द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर पूरा मोर वाटर। वाटर ये बढ़ाता है। तो सही है। ठीक, थर्ड डी हो। सेकंड भी है सर इसमें, हाँ? हाँ सेकंड भी होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में हेल्प करता है, ये तो लग रहा है होगा। मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया ने उनको होस्ट करता है एक तरीके से, ये, हाँ? उनको हैबिटेट प्रोवाइड करता है। हम्म। तो इसका आंसर 1 2 3 है क्या सर? सही है, यही लग रहा है मेरे को। ऑफिशियल से चेक कर लो, बाकी ये तो डी ही लग रहा है यार, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मैं तो खुला हुआ है क्या? ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो चलते हैं आगे। हम्म। और हाईएस्ट वर्टिकल फार्मिंग यूएसए में होती है, चाइना मत याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज करते हैं। ठीक, थैंक यू। फिर दिया किसी है ने ये। अंबानी का घर देखा हो फोटो वोटो में, तो शायद उसने भी ऐसा कुछ लगाया हुआ है। अच्छा, वर्टिकल फार्मिंग का क्या? मैंने ऐसा कभी कभी मीम मीम आ जाते हैं तो शायद। अच्छा, अगले चलते हैं। नहीं, वो कुछ और ग्रीन है सर फिर तो। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर? तो जीरो टिलेज के एडवांटेज गिनाने। फर्स्ट, sowing of wheat is possible without burning the residue of the previous crop. ठीक है, seems good, सही लग रहा है सर। हम्म, Without the need of without the need for nursery of rice sapling, direct planting of paddy seeds in the wet soil is possible. Carbon sequestration in the soil is possible. जीरो टिलेज वही होता है ना, हम खेती में जो बिना ट्रैक्टर वैक्टर का यूज किए भाई बिना करते हैं ना, वही होता है ना। हाँ हम्म। वही होता है। हम्म। तीनों तो सही लग पहला रहे तो हैं। तीनों रेजिड्यू में सेम से बताएं। विदाउट द नीड ऑफ nursery or price sampling, direct planting of the paddy seed. आई डोंट नो सेकंड स्टेटमेंट कितना सही है।
क्योंकि राइस वन राइस और लगाने थर्ड से सही पहले है, क्या करते हैं, उसको पहले हम राइस 1 3 सैपलिंग सही है तो बनाते हैं, सेकंड राइस। हाँ, सेकेंड नहीं, नॉर्मली जो क्लासिकल मेथड होता है ना, मैंने भी किया हुआ है ये। राइस की क्रॉप लगाने से पहले पहले हम राइस को ऐसे ही बोते हैं छोटी सी जगह पे, राइस सैपलिंग बनाते हैं। और राइस सैपलिंग जब बहुत सारे बन जाते हैं तो फील्ड को क्या करते हैं, पानी से भर देते हैं और फिर राइस सैपलिंग को पानी में गाड़ देते हैं। तो ये तरीका होता है नॉर्मल ट्रेडिशनल। और अब विदाउट राइस सैपलिंग कैसे करेंगे ये, मतलब कैसे होगा, आई डोंट नो। थर्ड तो ठीक है ना, क्योंकि हम टिलेज नहीं कर रहे तो कार्बन वगैरह तो हो ही रहा है ना सिक्वेस्ट्रेशन। राइट सर, सीक्वेस्ट्रेशन तो हो रहा है उसमें, क्योंकि अब 1 सही, 3 ठीक है, देखा जाए ऑप्शन में तो आंसर तो डी निकल गया, मतलब सेकंड भी सही होना चाहिए। अभी कैसे होगा वो देख लो यार। हम्म, विदाउट द नीड ऑफ नर्सरी। वो हैप्पी सीडर टेक्निक होती है। अच्छा, कौन सी टेक्निक सर? अच्छा हाँ ठीक है। अरे हैप्पी सीडर हाँ, टेक्निक। ओके ओके। हाँ। में हम लोग पराली को बिना जलाए ही सीड डाल सकते हैं। हम्म राइस की क्रॉप के बाद क्या करते हैं, हम वीट की क्रॉप लगाते हैं, क्योंकि राइस हो गया खरीफ, वीट हो गया रबी। तो राइस की क्रॉप को काटे बिना, मतलब ऐसा काटते हैं केवल कि पराली उसकी नहीं कटेगी और ऊपर से जो राइस का जो वो होगा फूल वगैरह, उसे हटा लिया जाएगा। और हैप्पी सीडर से क्या होगा कि वीट के जो सीड होंगे वो ऐसे ही गाड़े जाएंगे विदाउट बर्निंग द स्टबल। तो ये हैप्पी सीडर सी मशीन है। तो उसमें तो वो राइस दे रहा है ना, पैडी का बोल रहा है ना ऑप्शन में तो। हाँ, उसमें सर वो पैडी वाला बोल रहा है, मतलब हैप्पी सीडर तो ऐसे ही सर, मुझे लगता है उसका भी होगा फिर, आई थिंक। नहीं, राइस के लिए तो राइस सैपलिंग चाहिए। मैं ये जीरो टिलेज के बारे में देखता हूँ, इसमें दिया है कि जीरो टिलेज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज मेंटेन परमानेंट सोइल कवर। पहला तो पॉइंट ये है। इट इंक्रीजेज नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर इन द सोइल, ये दूसरा एडवांटेज है इसका। इट इम्प्रूव सस्टेन क्रॉप प्रोडक्शन एंड इंक्रीज सोइल न्यूट्रिशन, ये तीसरा है। देर इज नो डिस्टर्बेंस इन द सोइल कंटेंट, तो ये तो इसका एडवांटेज दिया है। ठीक है, अब बेनिफिट्स देख लेते हैं। क्रॉप का ड्यूरेशन कम कर देता है, इट रिड्यूसेस द क्रॉप ड्यूरेशन, thus early cropping is obtained. It aids in the getting higher yield. It reduces input of land preparation. It utilizes residual moisture in the soil, reducing the need for external irrigation. Decreases greenhouse effect due to increasing carbon sequestration, ये दिया हुआ इन्होंने भाई, साफ साफ लिखा हुआ है। It prevents soil erosion, water loss by runoff. It also reduces soil compactation. It slows evaporation. It leads to better rainwater absorption. अल्टीमेटली लैंड यील्ड इंक्रीज हो जाता है। ये जो सेकंड पॉइंट था मुझे कहीं मिल नहीं रहा, बट ये थंब सर, सही। ये मशीन है, ये अप्लाई द डायरेक्ट सीडेड राइस मेथड प्रोफिशिएंटली। नॉर्मली ये होता है सर, जो आप हाँ देख रहे हैं। नॉर्मल, हाँ हमारे यही से सब यही होता है यार। और डायरेक्ट सीडिंग ये है सर। अरे इसको श्री भी नहीं बोलते हैं, ठीक है, और डीएसआर भी बोलते हैं। डायरेक्ट सीडेड, हाँ डीएसआर हो गया। और आपने क्या बताया, सिरीप? श्री विधि। स्पेल करने से श्री है SHREE, श्री विधि ऐसे बोला जाता है हिंदी में। श्री विधि। अच्छा हाँ, श्रीवल्ली। चलो आगे चलो हो चलते हैं गया, यार। आगे चलते हैं, हाँ बाद में देख लेंगे इसको। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। According to India's national policy on biofuel, which of the following can be used as raw material for the production of biofuels? First, cassava. Second, damaged wheat grain. Third, groundnut seeds.
फोर्थ horse gram, फिफ्थ rotten potatoes, सिक्स्थ sugar wheat। हाँ तो वेस्टेज वाला सभी होगा ना, पॉलिसी में ये ना, जो वेस्ट मटेरियल है उसको करेंगे ना। नहीं, इसमें तो ग्राउंड नट्स नहीं होगा ना। तो वेस्ट ग्राउंड थोड़ी है, नट्स नहीं होगा। वेस्ट तो नहीं है ना वो। जैसे शुगर बीट हो गया अपना, रोटन पोटैटो तो होगा ना। हम्म, हॉर्स ग्राम और ग्राउंडनट सीड नहीं होंगे, क्योंकि वो वेस्ट नहीं है ना। डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स भी होगा, 2, 5, 6 तो पक्का होगा। अब ये ग्राउंडनट सीड तो नहीं लग रहा मेरे को, इसको देखना पड़ेगा क्या होगा। कसावा क्या होता है सर? यार ये बायोडीजल के लिए काम आता है, कुछ ऐसा कभी पढ़ा था मैंने। कसावा, ठीक है। डैमेज्ड व्हीट ग्रेन कंफर्म है, 2 कंफर्म है। प्लांट होता है ये। 2 और 5 तो कंफर्म ही है ना सर? हाँ, ठीक है। 2, 5, 6। तो बी एलिमिनेट हो पाता है इसमें केवल 2 और 5 से। शुगर बीट, चुकंदर, ये तो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल पढ़नी पड़ेगी अपने, आई थिंक उसमें होगा ये। हाँ निकालना, एक बार गूगल करो एक बार। कसावा देख लो एक बार, ये इंडिया में भी आता है थोड़ा। ट्रॉपिकल प्लांट होता है दैट हैज थिक रूट्स। ये सर वो है क्या, शकरकंदी? हाँ फोटो वैसे ही आ रही है यार। ट्यूबर प्लांट है और शकरकंद स्टार्ची के है। फैमिली का ही होगा, क्योंकि शकरकंद का तो बीट रूट हो गया ना, बीट रूट तो शकरकंद हुआ ना। बीट रूट चुकंदर होता है सर, चुकंदर है। बीट अच्छा एक मिनट, मुझे कंफर्म नहीं है, शुगर बीट बोलते हैं आई थिंक उसे। शकरकंद का शुगर हाँ, बीट। इस सलजम एक वर्ड होता है, सलजम, वो है सर ये बीट रूट। नहीं चुकंदर, ये सर राइट है, चुकंदर, चुकंदर राइट। और ठीक है। ये कसावा, ये वही हो गया। और नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल ये है। क्या है उसी पॉलिसी? टाइप का, ठीक। ये है सर, ये लाइन है यहाँ से। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल एक्सपेंड्स द स्कोप ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन बाय अलोइंग यूज ऑफ सुगरकेन जूस, sugar containing material like sugar beet, sweet sorghum, starch containing material like corn, cassava, damaged food grain like wheat, broken rice, rotten potatoes, unfit for human consumption for ethanol production। ये मतलब ये लाइन सीधी उठा के दे दिया सर। मतलब ये जो बेकार चीजें हैं, जैसे उनको लिए जिनको यूज नहीं करते हम। शुगर बीट हो गया, स्वीट हो गया, स्टार्च हो गया, जैसे राइट कॉर्न सर। का डैमेज फूड ग्रेन लिखा हुआ है ना। डैमेज डैमेज फूड फूड ग्रेन। ग्रेन आ गया, और स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल हो गए कॉर्न, और शुगर कंटेनिंग मटेरियल हो गए। 3 टाइप है इसमें, शुगर कंटेनिंग मटेरियल, स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल, और तीसरा डैमेज्ड फूड ग्रेन। स्टार्च कंटेनिंग में कॉर्न और कसावा आ गए, शुगर कंटेनिंग में शुगर बीट, स्वीट सोरगम आ गए, और डैमेज्ड में तो सब है। और क्या इसमें फीचर है? ओके, शुगर भी तो एक तरह का स्टार्च हुआ ना। क्या? शुगर कार्बोहाइड्रेट, हाँ स्टार्च हुआ ना एक तरह का, शुगर भी। हाँ वही होगा ना वो। पॉलिसी कैटेगराइज बायोफ्यूल एज ए बेसिक फ्यूल। बेसिक फ्यूल बोला है इसने फर्स्ट जी को, जैसे कि बायोइथेनॉल हो गया, बायोडीजल हो गया। और सेकंड बोला है एडवांस फ्यूल, उसमें सेकंड जनरेशन आएगा, जैसे इथेनॉल, म्युनिसिपल वेस्ट हो गया। थर्ड है फिर ये बायो सीएनजी वगैरह, टू एनेबल एक्सटेंशन ऑफ अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल एंड फिजिकल इंटेंसिव अंडर दिस कैटेगरी।
पहले कैटेगराइजेशन नहीं था, इस बार इन्होंने अच्छे से कर दिया। रॉ मटेरियल का स्कोप एक्सपेंड कर दिया, देख लिया हमने। पॉलिसी अलाउ द यूज ऑफ सरप्लस फूड ग्रेन फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल विद द अप्रूवल ऑफ नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो ये भी है हमें कि सरप्लस जो फूड होगा ना, वेस्टेज के अलावा जो सरप्लस भी माल होगा अपने में, उसको भी यूज कर लेंगे हम लोग। With the thrust on the advanced biofuel, the policy indicate the viability gap funding scheme for 2G ethanol refinery of rupees 5,000 crore in 6 years, in addition to additional tax intensive higher purchase price as compared to 1G. 2G के लिए ही ये VGF लेके आया है, viability gap funding। 3G के लिए नहीं लिखा उधर, ठीक है, याद रखना ये वाला। राइट सर। policy encourages setting up of supply chain mechanism for biodiesel production। ये देख रखा है इन्होंने कुछ। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वो कंसर्न मिनिस्ट्री बायोफ्यूल विल बी कैप्चर्ड, ठीक है। इसमें सर नोट करने वाली बात ये है कि जो फूड ग्रेन होगा, सरप्लस फूड ग्रेन, उसको अलाउ तभी करेंगे जब एक कमेटी है, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी अप्रूवल दे देगी। हाँ ठीक है। मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में फूड ग्रेन सरप्लस भी होंगे, उनको नहीं करेंगे, उसके लिए कमेटी का अप्रूवल लगेगा, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी। 3 कैटेगरी बना दी है और ये वेस्टेज को यूज कर रहे हैं, सरप्लस को भी कर सकते हैं, और VGF लेके आए हैं 2G के लिए, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स के लिए केवल। 2G के लिए, ठीक है। 2G 3G में डिफरेंस क्या है? ऊपर दिया Difference क्या है? 3G में यार, एक्चुअली 3G पॉलिसी में दो ही बायोफ्यूल बताएं, बेसिक और एडवांस्ड। एडवांस में उसने 2G 3G 4G जितने भी आ गए हैं वो सब इंक्लूड कर दिए हैं। यार उसमें डिफरेंस तो 3G डिफरेंस बता दो। होता है, 3G एल्गा बेस होता है, 2G अपना यही होता है जो बायो हम यूज करते हैं, जो म्युनिसिपल वेस्ट से। कुछ ऊपर दिया होगा, देखना एक बार, डिफरेंस दिया हाँ है भाई, ऊपर। आई थिंक दिया हुआ था, राइट सर। हाँ वही पता, नीचे नीचे पार हो हाँ गया। ये अच्छा हाँ नहीं, ये ऊपर। रहा। फर्स्ट जनरेशन तो हमारे यही है, हाँ शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल वगैरह से डायरेक्टली जो किए जा रहे हैं। हाँ, एनिमल फैट, ठीक है। कॉमन जनरेशन बायोफ्यूल, बायो एल्कोहल्स, बायोडीजल, वेजिटेबल ऑयल, ये हो गया, ठीक है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ इजी होता है, ये बहुत हम कर लेते हैं। सेकंड जनरेशन और इसमें प्रोड्यूस, केवल इशू फर्स्ट जनरेशन में यही होता है ना कि फूड सोर्सेज को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। हाँ सेकंड होता है नॉन फूड क्रॉप से होगा अपन का, नॉन फूड नॉन क्रॉप, उसमें वुडी क्रॉप्स होती हैं, मतलब लकड़ियां वकड़ियां जो हो गई, ये सब आ जाता है उसमें। स्टेम, हस्क, वुड चिप्स, फ्रूट स्किन राइट वगैरह, सर। इससे। एग्जांपल दिया है क्या इसने? इंक्लूड सेल्यूलोज, इथेनॉल, बायोडीजल लाइक दिस। कहाँ दिया है? हाईलाइट ये है करना, ना सर, एग्जांपल्स इंक्लूड सेल्यूलोज, थर्ड पॉइंट है। ठीक है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, बायोडीजल, ठीक है। फिर जो थर्ड है वो एल्गा बेस होता है, जो बता रहा था मैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गा, इनको हम उगा लेते हैं, जैसे बेटोनल ये दिया इसने एग्जांपल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गा कैन बी ग्रोन यूजिंग लैंड एंड वाटर अनसूटेबल फॉर फूड प्रोडक्शन। मतलब जो वेस्टलैंड होती है ना, उसको पकड़ के यूज करेंगे हम लोग, देयर बाय रिड्यूसिंग द स्ट्रेन ऑन द ऑलरेडी डिप्लीटेड वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। पानी की जरूरत भी नहीं होती है, तो ये वेस्टलैंड पे करते हैं, तो ये विन विन सिचुएशन हो जाएगा। One disadvantage is that the fertilizer used in the production of such crops lead to environment pollution। तो एल्गा बेस का ये डिसएडवांटेज है, राइट सर। पोल्यूशन बहुत होता है। 4th G भी दे रखा है इन्होंने। फर्स्ट जी हमने देख लिया कि फूड से होता है, सेकंड वेस्ट से होगा, थर्ड एल्गा बेस होता है, 4th G है इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली दिस इंजीनियर्ड से। जेलेटिन इंजीनियरिंग होगा टू टेक हाई अमाउंट्स ऑफ द कार्बन ग्रोन एंड हार्वेस्टेड एज ए बायोमास, ठीक है। ठीक है सर, बढ़ाएंगे। हाँ चलो ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। तो इसमें अपना कसावा हमने, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही है सर, ये तो पॉलिसी स्टेटमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आई थिंक। हाँ, 2, 3 और 4 नहीं है, बाकी तो सीधे सीधे लिख रखे हैं ना उन्होंने, ठीक। हॉर्स ग्राम ये क्या होता है? दाल वाल होती है, क्या होती है? हॉर्स ग्राम सर, घोड़े को खिलाने वाले चने है क्या ये सर? अरे नहीं भाई, कुछ और होगा। सिंपल चने ही दिख रहे हैं सर ये तो मुझे, जो हम खाते हैं आई थिंक। ये मूंगफली है क्या सर? ये मूंगफली तो हाँ नहीं है, सिमिलर टू। चलो छोड़ो।
क्या है हिंदी में? कुल्थी की दाल को होर्स ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। देखने में मसूर की दाल की तरह लगती है। दक्षिण भारत के कुछ लोग प्रमुख व्यंजनों जैसे रसम आदि बनाने के लिए इसे अधिक प्रयोग में लाते हैं। कुल्थी वर्ड है सर इसका एग्जैक्ट, कुल्थी। ठीक है, होर्स ग्राम ही सही है। अगला देख लेते हैं अपन। हम्म यह है कुछ पल्सीज के बारे में दिया है इंडिया में प्रोडक्शन है, कुछ स्टेटमेंट देखते हैं। पहला है ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड बोथ एज ए खरीफ एंड रबी क्रॉप। काला चना जो अपना होता है वही होता है ना ये, शायद, पता नहीं ये तो यार। हाँ सर वही होगा। ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन। अच्छा, थर्ड है इन द लास्ट 3 decades while production of खरीफ pulses has increased, the production of rabi pulses has decreased। बताओ इसमें क्या होगा? दो तो सर गलत ग्रीन होगा। ग्राम क्या मूंग की दाल है क्या ये? हाँ, मूंग की हरी दाल होती है जो, वही लग रहा है। ब्लैक रबी क्रॉप्स, क्या? ब्लैक ग्राम रबी क्रॉप्स। अच्छा, ब्लैक ग्राम है, अच्छा ओके। लेकिन ग्राम तो सर कुछ ऐसी क्रॉप है ना, मुझे लगता है एरिड रीजन में रहती है, तो कोई से सीजन में भी लगा लो, ऐसा कुछ रहता है क्या? अरे साउथ में होता है यार ऐसा, मतलब साउथ में कोई फिक्स हार्ड एंड फिक्स नहीं है। हाँ साउथ में तो ये नहीं है। इसको खरीफ में भी लगाया जाता है, ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 सही हो सकता है। ओके, सेकंड सर? सेकंड तो गलत लग रहा है यार, तो गलत अलोन है, बोल रहा है ना, second अलोन गलत। अकाउंट्स। तुअर होता है ना, आई थिंक तुअर या अरहर एक ही चीज है। सेकंड रॉन्ग है। कितना होता है, इसे क्या एलिमिनेट होता कर। ग्रीन ग्राम हो गया, वो आपको क्या बोलते हैं इसको? मूंग मूंग दाल। ग्रीन ग्राम है? हाँ, मूंग है। मूंग। हरे मूंग की दाल होती है। हाँ, सबसे ज्यादा मसूर होता है, उसके बाद अरहर होता है, उसके बाद जो है हाँ, ये भी रुको यार, ये टेम्परेचर मेजर दिया है पल्स बीट। ग्रोन इन इंडिया आर तुअर, उड़द, मूंग, मसूर और पीच और ग्राम। इसमें तो कुछ ज्यादा नहीं है सर, ये मतलब फिर गलत क्वेश्चन है ना, से सही रिलेटेड कुछ डाटा ज्यादा नहीं है नहीं अपने है। को। हाँ सर। ये जो रेनफॉल देख लीजिए 25 से 60 सेंटीमीटर, टेम्परेचर 20 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सैंडी लूमी सेल होना चाहिए। सॉइल टाइप एमपी, राजस्थान, अब राजस्थान पहले आ गया, अब कुछ वो बता रहा था। महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, लेकिन हम खा भी जाते हैं, ठीक है। वो दीज बताया आर था ना स्टेटमेंट किसी ने, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट इंपोर्टर और लार्जेस्ट कंज्यूमर। these are major source of protein in our vegetarian diets। तूर, अरहर, उड़द, मूंग, ये सब है भाई। being a leguminous crop, all these crops except अरहर help in the soil restoring capacity by fixing nitrogen। अरहर क्यों नहीं करता, ये क्या लॉजिक है इधर का? from the air, thereby these mostly grown in the rotation with the other crops। और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन फॉर पल्सेज, पल्स डेवलपमेंट स्कीम एंड टेक्नोलॉजिकल मिशन ऑन द पल्सेज द फ्यू द गवर्नमेंट। ठीक है, ऊपर करना यार, मैप में एक बार देख लेते हैं एरिया इसको। ये सर एरिड रीजन है पूरा। हाँ, एरिड वाले में होगा, ठीक है। राजस्थान ये जो वाजस्थान लाइन एमपी है, वगैरह। ये लाइन मुझे लगता है 100 सेंटीमीटर वाली लाइन है, ईस्ट ईस्ट वाली, मतलब जो सैडिड एरिया है ये 100 सेंटीमीटर वाली लाइन है लगभग। और ये शायद मुझे लगता है 50 सेंटीमीटर वाली लाइन है, कुछ ऐसा। तो ये पूरा रीजन 100 से 50 के बीच में होगा आई थिंक। तो ये वाला गुजरात में रीजन गुजरात में नहीं होता यार, देख लो, बिल्कुल भी नहीं। गुजरात में जो नहीं है सर, राइट। ठीक होगा है, सर, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा, मतलब बॉर्डर एरियाज में होगा जो भी होगा। होता है थोड़ा बहुत यहाँ। अच्छा, ठीक है, लेकिन सर अपने क्वेश्चन के लिए इनपुट नहीं थे उसमें।
हाँ नहीं था यार। ये लास्ट स्टेटमेंट का क्या सीन है? इन द लास्ट 3 decades द प्रोडक्शन ऑफ द खरीफ पल्सेज हैज इंक्रीज्ड एंड द प्रोडक्शन ऑफ द रबी पल्सेज हैज डिक्रीज्ड। इसका कुछ है क्या कहीं पे? सर स्टेटमेंट तो जनरलाइजेशन में गलत लग रहा है कि मतलब खरीफ भी इंक्रीज किया होगा, रबी भी इंक्रीज किया होगा, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन तो बढ़ ही रही है ना सर। हाँ ये तो है। ये तो साल के इकोनॉमी सर्वे से पता चलेगा लास्ट इस 30 साल क्या ईयर है तो ये। बहुत टाइम होता है ना सर कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आई थिंक। ये तो स्टेटमेंट वेग है ये। इसका आंसर क्या होगा, कुछ है किसी का, मतलब कहाँ से पता चलेगा? की से ही पता लगेगा यार। आंसर तो मुझे दो तो गलत लग रहा है भाई पूरा इसका। आंसर किसी ने इसका 1 लिखा हुआ ओनली, तो 1 मतलब कि हाँ तो तू सेकंड भी तो सेकंड गलत हो गया ना। सर ये तो Second- एलिमिनेशन से थर्ड पे तो जरूरत ही नहीं है मैं जानने की। हाँ हाँ तो सेकंड एलिमिनेट हो जाएगा फर्स्ट। राइट। बढ़े सर आगे। हाँ चलो चलो। The crop is subtropical in nature. A hard frost is injurious to it. It requires at least 210 frost-free days and 50 to 100 centimeter of rainfall for its growth. A light, well-drained soil capable of retaining moisture is ideally suited for the cultivation of this crop. ये तो डायरेक्ट आई थिंक ये तो कॉटन हो फ्लैट ही जाता है। वेल ड्रेन्ड वाटर रिटेंशन मॉइस्चर वाला है। जूट होगा ना? नहीं कॉटन होगा यार। इन लाइट वेल ड्रेन्ड हाँ, सोयल ऑफ हाँ, वाटर कॉटन। जूट का क्या फीचर होता है फिर ये बता लो, बाकी का देख लेते हैं। टी, शुगर केन और जूट का क्या क्या होता है रिक्वायरमेंट करना या जूट का सर, हाँ जूट में तो जो इसमें रेनफॉल दी 52 सेंटीमीटर वो बहुत जूट के लिए कम है। जूट के लिए अराउंड 200 सेंटीमीटर रेनफॉल 100 चाहिए। सेंटीमीटर तो होगा, 100 प्लस ही होगा। 100 प्लस ही होगा राइट। वेस्ट और बंगाल टी के लिए स्लोपी सॉइल चाहिए। टी के लिए है कि मॉइस्चर रिटेन वाला सॉइल नहीं चाहिए, वो स्लोप में होता है ना, तो टी भी नहीं होगा इसलिए। क्या क्या ऑप्शन है उसके अंदर? पहला तो जूट देख लो यार, एक बार इलाका देख लो इसका। मेज, पल्सेज, मुझे इसने दिया ही नहीं है। वैसे सर्च कर लो कोई ना, फाइबर क्रॉप लिख दो इंडिया में जो भी है। बाकी सौरव को पता होगा जूट के लिए क्या क्या चाहिए, बता दो सौरव। सर वार्म और ह्यूमिड देख लेते हैं सर। हाँ शुगर केन है। हाँ शुगर केन देख लो भाई, इलाका देख लो कौन सा है। पहले मैप देख लेते हैं। ये देख लो अपना ऊपर है चाहिए 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सर और रेनफॉल चाहिए होता है। और बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, इंडिया सेकंड पे है, और वेस्ट बंगाल रीजन में सबसे ज्यादा बांग्लादेश यहाँ पे डिस्कस हुआ था 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सर एक बार हम लोग शुगर केन देख लेते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है जो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। एरिया देख लेते हैं इसका भाई, देख लो अपना यूपी वाला, हरियाणा, पंजाब और नीचे बिहार। सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र में होता है ना नीचे वाला। उत्तर प्रदेश सर मैक्सिमम है, उसका महाराष्ट्र। हाँ ऐसा बोलते हैं ना कि यूपी का प्रोडक्टिविटी में भी और प्रोडक्शन दोनों में जो है उत्तर प्रदेश ही हो गया, महाराष्ट्र सेकंड पे। हाँ लेकिन शुगर कंटेंट महाराष्ट्र वाले में ज्यादा होता है ऐसा बोलते हैं। महाराष्ट्र में शुगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है सर शायद, और यूपी महाराष्ट्र और साउथ वाले में। हाँ देख लो यार, टेम्परेचर चाहिए 21 से 27, ठीक है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। रेनफॉल चाहिए 75 से 100। डीप रिच लूमी सोयल। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये अपना इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर ब्राजील, ठीक है। इट कैन बी ग्रोन ऑन द होल वैरायटी ऑफ द सोयल। ये कंडीशन दे रखी है उन्होंने। हाँ करो नीचे करो। मैनुअल लेबर चाहिए हार्वेस्टिंग वगैरह के लिए। शुगर गुड़ ये सब बना सकते हैं इससे हम लोग, स्कीम दे रखी होगी। और नेशनल
पॉल्यूशन बायोफ्यूल इसके लिए कर रहे हैं हम, जो हमने अभी देखा है, ठीक है। तो ये है। और ये सर इसमें जो लिखा हुआ है कि अपने को टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तो ये तो काफी कम टेम्परेचर है। जब हम बात करते हैं कि शुगर कंटेंट अगर ज्यादा चाहिए तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तभी तो साउथ इंडिया में अच्छा रहता है ना, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सर्दी के टाइम में लगाते हैं ना हम लोग यहाँ पे, तो दिक्कत पूरा साल चलता है यार, 1 साल लग जाता है इसमें ना। तो इन्होंने डिजायर्ड टेम्परेचर जो लिखा हो 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों किया? ये तो बहुत कम है ना सर। वो एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर। एवरेज टेम्परेचर ऑफ डे सर, या एवरेज टेम्परेचर ऑफ रीजन पर ईयर? ओवरऑल 10 मंथ्स लगते हैं ना ओवरऑल। हॉट और ह्यूमिड लिख रखा है। 21 to 27 भी ठीक है, कम नहीं है वो। ठीक ठाक लग रहा है मुझे तो। और कुछ है क्या जानने के लिए? एमएसपी का जो शुगर का हम अलग से क्यों अनाउंस करते हैं, क्या है इसका सीन अलग से? फेयर एंड रिजनेबल प्राइस, एफआरपी उसका अनाउंस करते हैं ना, फेयर एंड रिन्यूएबल प्राइस। ऐसा क्यों होता है? इसका अलग से क्यों होता है? बाकी सब काम एमएसपी निकालते हैं, ये क्या सीन है? ऐसा क्यों चल रहा है? यही होगा कि ये रबी और खरीफ में नहीं आता, ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है अलग से, तो इसका अलग से करते हैं फिर हम लोग। तो कॉमर्शियल क्रॉप है ऐसा सर? ये उस एमएसपी से पहले से चल रहा है, मर्ज नहीं किया हमने। ये 1964 में समथिंग में स्टार्ट हो गया था। एमएसपी हम थोड़ा लेट देना चालू किए ना। अच्छा, ये 1964 में हो गया था एमएसपी। मुझे लगता है सर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद चालू हुआ है ना? वो तभी हुआ है। और इसका शुगर केन ऑर्डर समथिंग लाइक, इससे रेगुलेट करते हैं हम लोग इसको। ओके ओके, चलो अगला निकालो। टी का देख लेते हैं ना। टी का और जूट का भी देख लो भाई एक बार साथ में। टी, हाँ टी इसका रीजन सर आसाम और वेस्ट बंगाल हो गया, उधर दार्जिलिंग वाला एरिया, ठीक है। साउथ और नॉर्थ ईस्ट में हो गया, साउथ में हो गया तमिलनाडु और केरला। ब्रिटिशर ने इधर किया था ना पहले, असम वाले इलाके में 50% यही होता है शायद आज भी ना। राइट सर, ब्रिटिशर्स ने इधर ही किया था। ब्रिटिशर्स ने यहाँ किया था और हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड वाले बॉर्डर पे भी ट्राई किया था, बट उधर अनसक्सेसफुल हो गए थे, इधर सक्सेसफुल हो गए थे। अच्छा, वहां पे क्या दिक्कत हुई थी? वहां पे क्या स्लोप क्या उधर था क्या? इधर तो ईस्ट साइड में थोड़ा स्टीप स्लोप होगा ना, दिक्कत यहाँ होनी थी ना। पता नहीं सर, लेकिन उधर फेलर था उनका, इसलिए उधर बेल्ट नहीं है अपने प्रोडक्शन की। मेन है कि बारिश भी होनी चाहिए, तो इस असम साइड में बारिश अच्छी होती है और उधर हिमाचल प्रदेश और यूके में बारिश कम होती है। फिर असम जो है थोड़ा सा सॉइल भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। राइट, दुआर रीजन कहते हैं ना इसको, दुआर रीजन। हाँ दुआर होता है। टेम्परेचर 20 से 30, सोयल दे रखा है, रेनफॉल दे रखा है 150 से 300। सोयल टाइप होना चाहिए डीप एंड फर्टाइल, वेल ड्रेन सोयल, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। असम सबसे ज्यादा आता है 50%, जहां तक मुझे याद है। वेस्ट बंगाल सेकंड है, फिर तमिलनाडु है अपना। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पहला चाइना है शायद। चाइना ही है ना? चाइना। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड द ईस्टर्न हिल्स slopes by the Britishers, ठीक है। स्लोप द ईस्टर्न सीज है, humid climate and evenly rainfall, जो आप बोल रहे हैं सर वही सही बोल रहे हो, विदाउट वाटर लॉगिंग, विच आर ऑप्टिमल कंडीशन फॉर टेरेस फार्मिंग ऑफ द टी, ठीक है। लेबर इंटेंसिव होती है, ठीक है। टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम चल रही है अपने, ठीक है। चलो कॉफी कर दो, कॉफी का इलाका देख लेते हैं। कॉफी तो साउथ में ही होती है अपने 3-4 शहर। कर्नाटक शायद यही करता है 90%, ऐसा कुछ। कर्नाटक हाईएस्ट है सर, राइट। कर्नाटक काफी सारी फिर अपने जीआई टैग कॉफी भी हैं, चिकमागलुरु हो गया, बाबा बुदानगिरी कॉफी हो गया। अच्छा, इसमें सर ये आंध्र प्रदेश भी है। आंध्र प्रदेश का एक अराकू वैली है। हाँ अराकू वैली कॉफी के लिए है क्या वो? हाँ कॉफी है, चाय है सर? कॉफी लग रहा है। सही है, उसको हाँ जीआई टैग मिला था उसको भी लास्ट ईयर आई थिंक। रेनफॉल दिया है 150 से 200, वेल ड्रेन्ड सोइल होनी चाहिए। कर्नाटक सबसे ज्यादा है। हमारे यहाँ कॉफी की कौन कौन वैरायटी होती है? क्या बोल रहे हो? वैरायटीज ऑफ कॉफी हमारे यहाँ कौन कौन सी है? सब है सर, रोबस्टा, अरेबिका। हाँ काफी है। और सबसे ज्यादा आई थिंक रोबस्टा और अरेबिका।
ओके, दो ही है। इंडिया 7th लार्जेस्ट है, पहले भी ब्राजील है शायद, है ना? राइट सर। कॉफी वॉज इनिशियली ब्रोड फ्रॉम यमन एंड इंट्रोड्यूस इन बाबा बुदन हिल्स, कर्नाटक में हुई थी ये। हिल विद वेल ड्रेन्ड शेड कैनोपी, ये होना चाहिए। कंप्राइजिंग एवरग्रीन लोगोनस ट्री, प्रोवाइड इट, क्या है ये, ऑप्टिमल कंडीशन। हिल्स विद वेल ड्रेन्ड शेड कैनोपी कंप्राइजिंग, अच्छा इसका ये कैनोपी देख रहे हो, शेड में होता है ये, शेड इसका जरूरत होता है इसको। अरबिका फेमस है इंडिया की वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। सर दोनों एरिया में डिफरेंस क्या हुआ टी और कॉफी वाले में, टेम्परेचर और रेनफॉल के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो? शेड चाहिए इसको, लिखा हुआ ना वेल ड्रेन्ड शेड कैनोपी वाला उधर। बाकी मुझे तो ये लग रहा है लगभग सेम ही कंडीशन है, बट मुझे लगता है वही शेड वाला एक पॉइंट ऐसा डिफरेंट है तो। हाँ, और टी तो हम लोग नीचे भी कर सकते हैं ना, ऐसे कोई कंडीशन तो नहीं है ना, लेकिन इसको ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि शेड वगैरह चाहिए, कैनोपी वगैरह। ओके ओके। जूट का निकाल लो यार। कॉटन जूट है सर। ये इलाका देख लो अपना, ईस्ट पाकिस्तान, और ये असम, ये नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है। फिर ये क्या, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये क्या, तेलंगाना और आंध्रा। चलो नीचे करो टेम्परेचर ये वगैरह। जो बे ऑफ बंगाल वाले ब्रांच से जो मानसून आता है जहाँ पे शायद, और जो साइक्लोनिक एक्टिविटीज हैं वो रेन का, वो वाले बंगाल एरिया। और बिहार वाला है का। ये एरिया है 25 से 35 का टेम्परेचर है, 150 से 250 रेन है, वेल रेन विल सोल होना चाहिए। वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा है जूट में, फिर बिहार वगैरह, अपना असम वगैरह देख लेना इसको। मेनली कंसिडर्ड इन ईस्टर्न इंडिया बिकॉज रिच एलुवियल सोइल ऑफ गैंगेज एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं इसको, बैग वैग बनाने के लिए, मैट्स बनाने के लिए काम आता है ये। ड्यू टू हाई कॉस्ट इट इज लोइंग मार्केट टू, अच्छा तभी अपना प्रोडक्शन डाउन हुआ। बांग्लादेश भी अच्छा कर रहा है ना इसमें जूट वगैरह में। और काफी सारे अल्टरनेटिव आ गए ना सर। क्या बोल रहे हो? काफी सारे अल्टरनेटिव है ना प्लास्टिक वगैरह में, तो इसलिए भी इसकी मार्केट कम होती जा रही है। और पार्टीशन के बाद इसमें चला गया ना। एक चीज और इसमें इंक्लूड करना है कि अभी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है उसने जूट बैग को, मतलब 100% फूड ग्रेन्स के लिए जूट बैग का यूज करना और 20% शुगर के लिए। ओके सर, मतलब 100% फॉर व्हीट ग्रेन और 20% फॉर शुगर। हाँ, ये मैंडेटरी है। ठीक सर। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑन जूट एंड मिस्टर टू द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ठीक है यार। चलो और क्या था उसमें? हो गए सर मुझे लगता है चारों। शुगर, कॉटन देखना सर, कॉटन भी है, फ्लावर देख लीजिए। कॉटन, ये तो इसका राजस्थान, पंजाब से लेके तमिलनाडु तक पूरा है सर ये। काफी बड़ा अच्छा हाँ, क्योंकि सर जीएम वैरायटी है ना अब तो हमारे पास, तो वो किसी भी मतलब प्रॉपरली इरिगेटेड हो और सोइल बेटर हो तो अच्छा हो सकता है, राइट? मतलब इसमें राजस्थान भी एक्सेप्शन नहीं है सर। राजस्थान इसके लिए ब्लैक कॉटन चाहिए, ब्लैक कॉटन जहाँ होगा वही होगा, ये ब्लैक सॉइल जहाँ होगा वही कॉटन होगा। सॉरी, कंपल्सरी तो नहीं है ना ये, जैसे हरियाणा पंजाब में भी होता है, वो लोग फर्टिलाइजर वगैरह डाल के कर लेते हैं ना, ऐसा नहीं है। हाँ, अब जो जीएम कॉटन है ना सर, वो उसके लिए ब्लैक सॉइल अब कंपल्सरी नहीं रहा है। और ये ट्रेडिशनल इलाका है गुजरात वाला, यहाँ पे नेचुरल होती है, लेकिन आप जीएम करके और वो फर्टिलाइजर डाल के कर सकते हो ऊपर भी। फर्टिलाइजर, इरिगेशन, हर कहीं फैसिलिटी आ ही गई है। अब सोइल की कैपेसिटी हो या ना हो होल्ड करने की, बट इरिगेशन है ही लगभग, तो कहीं भी हो सकता है सर। देख लो टेम्परेचर 30 से 20 चाहिए, 50 से 100 रेनफॉल चाहिए, वेल ड्रेन ब्लैक सोयल होने चाहिए डेक्कन का। गुजरात सबसे ज्यादा है, ऐसे चलेंगे महाराष्ट्र तेलंगाना, ऐसे चलता रहेगा। इंडिया बिलीव ओरिजिनल होम द कॉटन प्लांट, मेन रॉ मटेरियल है कॉटन इंडस्ट्री का। 210 दिन चाहिए इसको, फ्रोस्ट फ्री एंड ब्राइट सन शाइन फॉर इट्स ग्रोथ। ये यूपीएससी ने दिया था ना, तो यहीं से आंसर आ जाएगा। खरीफ क्रॉप होती है, 6 से 8 महीने लगते हैं। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इसके लिए गवर्नमेंट ने चला रखा है। कॉटन हैव बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड विद बीटी कॉटन टू फाइट एनवायरमेंट स्ट्रेस एंड पेस्ट अटैक, ठीक है। अच्छा, कॉटन के लिए सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन है और जूट के लिए गोल्ड फाइबर रिवॉल्यूशन है, ठीक है।
राइट ना। और सर इसमें जो मुझे कंफ्यूजन होता है ना, अभी जितने भी देखा है, टेम्परेचर तो बहुत कंफ्यूजन है सर। टेम्परेचर लगभग ऑन एन एवरेज हर कहीं यही लिखा रहता है, तो उससे वो आइडेंटिफाइबल फैक्टर रहता ही नहीं है टेम्परेचर कभी। नहीं यार, जैसे इसमें 210 दिन, ये वाला यूनिक फैक्टर है इसका, ठीक है। हाँ ये यूनिक फैक्टर, टेम्परेचर कभी यूनिक फैक्टर लगा नहीं सर, किसी टेम्परेचर को बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाए कुछ। हाँ लेकिन यूपीएससी इतना नहीं घुस के, वो आपको पूरा 5-6 स्टेटमेंट देगी ना, फिर ही पूछेगी, जैसे इसमें पूछा हुआ है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, चलो करंट ट्रेंड्स इन कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन इन इंडिया। तो क्या फैक्ट है, क्या रॉन्ग है बताना है। First, a substantial saving in seed material is made when bud chip settings are raised in a nursery and transplanted in the main field. Substantial saving in seed material is made, bud chip setting से उगाया जाए, मतलब वही है सर, उसका सैपलिंग या बड बनाई जाए, बड से फिर उसे उगाया जाए, तो ऐसे ही होता है आई थिंक सर। शुगर केन को तो ऐसे किया था ना, तो काट दिया, शुगर केन के जो शुगर केन रहता है उसको 4-5 पार्ट में काट दिया जाता है, और उसकी कुछ बड्स कुछ जगह पे निशानी बना दिए जाते हैं ताकि वहां से उगने के चांसेस उसके बढ़ जाएं। तो शायद उसी वही चीज लिखी है उसमें। करते हैं ना, उसको उखाड़ के फिर हम लोग लगा देते हैं, फिर रेती डाल देते ऊपर। हाँ ठीक है। When direct planting of sets is done, the germination percentage is better with single-budded sets as compared to sets with many-budded. ये it seems wrong. पता नहीं यार, सुना नहीं हूँ कभी ये चीज। पहले वाला पढ़ा लग रहा है, सेकंड तो कभी नहीं सुना हूँ। वही ऐसा करते हैं शायद कि जितने ज्यादा बड बनाते हैं उतने ज्यादा जर्मिनेशन के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जहां से बड बनती है उतनी जगह से वहां मतलब सैपलिंग आने के चांसेस रहेंगे ऊपर की तरफ। सही बोल रहे हो। इफ बैड वेदर कंडीशन प्रिवेल व्हेन सेट्स डायरेक्टली प्लांटेड, सिंगल बर्ड्स सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल एज कंपेयर टू लार्ज सेट्स। ये भी गलत लग रहा है सर, क्योंकि जब अगर बैड कंडीशन है तो सिंगल बर्डेड सेट्स, अगर मतलब सिंगल बर्ड खराब भी होगी तो उसके वो सर्वाइव नहीं करेगी। अगर मल्टी बर्ड है तो वो सर्वाइव कर जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि 3-4 बर्ड डाली है तो उनमें से एक ही ओरिजिनेट जर्मिनेट कर जाए। शुगर कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटिंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर। हाँ ये तो ठीक लग रहा है, कैन लिखा हुआ है ना, टिश्यू कल्चर से कर सकते हैं। तो 1 और 4 लगा सर इसमें, तो सेम से 2 और 3 हटा सकते हैं। हाँ वही होगा, सी होगा इसका। है मतलब आंसर कहाँ है सर इसके, यहीं पर है क्या, नीचे है क्या, देखें? हाँ नीचे देख लो यार, यही लग रहा है मुझे। कहाँ है सर आंसर? नहीं है क्या? और नीचे होगा, और नीचे होगा। चेक। अरे कितना नीचे होगा यार ये, मुझे लग रहा है और नहीं है भाई। ये है ना, ये रहेगा 2020 कर लेना। कौन सा क्वेश्चन है, कुछ 9C है, 9C है सर। सर काफी सारे क्वेश्चन है। कर रहा ऊपर, कर रहा हूँ। सी है ना आंसर? 9C, हाँ सर। ठीक है चलो, बाकी कल करते हैं यार, टाइम हो गया ना। ठीक सर, ठीक, रिकॉर्डिंग को बंद कर लीजिए। Guys, we will continue our session tomorrow. Thank you for joining.